Okay, so hi everyone. We will start with we will continue with linear regression as we started day before yesterday. For more clarity, you can refer to many YouTube channels are there, many YouTube lectures are there. Okay, you can refer one or two. एक दो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, okay, let's start. हम लोग assumptions के ऊपर थे, ठीक है? तो हमने दो assumptions देखे थे और दो assumptions और देखने बचे थे. एक assumption था कि जो डेटा है, ठीक है, वो लीनियर होना चाहिए डेटा पॉइंट्स, ठीक है, एक स्ट्रिप के फॉर्म में होना चाहिए और ऊपर की तरफ इस तरह से, मतलब एक बैंड होना चाहिए, उसका एक लीनियर फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि बेस्ट फिट लाइन बन रही है उसके ऊपर. अब चाहे इंक्रीजिंग वे में हो या डिक्रीजिंग वे में हो, इट्स ओके, इट डजेंट मैटर, लेकिन ऐसे एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए. दिस इज एक्सपोनेंशियल कर, इस तरह से एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो, ठीक है. तो ये एक अजम्पशन है, ठीक है, लीनियरिटी ऑफ रेसिडुअल्स, ठीक है. इंडिपेंडेंस, ओके, द एरर टर्म शुड नॉट बी, रेसिडुअल मतलब एरर होता है, ओके, द एरर टर्म शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. या फिर आप ऐसा बोलो कि जो डेटा है, ओके, टाइम, जैसे टाइम सीरीज, टाइम, ये टाइम सीरीज आप मतलब टाइम सीरीज का कैसा होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे ये वाला एग्जांपल एक देख लो, ये जो डेटा पॉइंट है इस पे डिपेंडेंट है, ये वाला जो है इस पे डिपेंडेंट है, मतलब इसके प्रीवियस पॉइंट्स के पोजीशन पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो इस तरह से प्रॉपर एक साइनसॉइडल शेप में है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए या फिर इस तरह का इसका मतलब ये है, आप लिटरल मीनिंग मत लेना इसका. व्हाट दे मीन टू से कि एक डेटा पॉइंट के दूसरे डेटा पॉइंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ये अजम्पशन है, ठीक है. लीनियर होना चाहिए और एक डेटा पॉइंट के दूसरे डेटा पॉइंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ओके. तीसरा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इट शुड बी इन दिस वे. अगर आप डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करो तो इस तरह से बनना चाहिए. देखो, द मीन ऑफ रेसिडुअल शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमने एक कर्व भी देखा था, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो देखो ये रेड वाला जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है और जो ब्लू वाला है वो एक्चुअल डेटा है. तो इसमें तो फिट हो गया, तो दिस इज ओके, दिस डेटा इज ओके, दिस कंडीशन इज राइट, बट दिस कंडीशन इज नॉट राइट, बिकॉज देखो ब्लू लाइन जो है वो अलग ही है, इट इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इट शुड बी, इट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा है, तो इसलिए ऐसा डेटा नहीं चलेगा. इसलिए डेटा पे लीनियर रिग्रेशन करने से पहले चेक करते, मॉडल सिलेक्शन बोल सकते हैं उसको. तो हम चेक करते हैं उसके ऊपर, फीचर इंजीनियरिंग करके, ईडीए करके, हम ये सब चीजें करके विजुअलाइज करके देखते पहले, उसके बाद ही मॉडल सेलेक्ट करते हैं. द मीन ऑफ रेसिडुअल शुड फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू जीरो और क्लोज टू जीरो, ठीक है. दिस इज डन टू चेक वेदर द सिलेक्टेड लाइन इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट और नॉट इफ द एरर टर्म्स आर नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. देखो नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो इतना ही सब बताना था. डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, ठीक है. ओके, सो ये देखो ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इसको बोलते हैं हेट्रोस्केडिसिटी, इसको बोलते हैं हेट्रोस्केडिसिटी, इसको बोलते हैं होमोस्केडिसिटी. हमको ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट. कैसे, आप ध्यान से देखो, एक स्ट्रिप बन रही है प्रॉपर, एक पैरेलल, ये बेस्ट फिट लाइन हमारा रेड वाला, और एक प्रॉपर स्ट्रिप बन रहा है, ठीक है. आप अगर इसमें भी देखो, आपको भी वही उसी तरह की स्ट्रिप दिखाई देगी. देखो डेटा को हमने देखा, ये बहुत ही अच्छा है, मैं बताऊंगा बाद में. इस तरह से डेटा चाहिए, दिस इज नॉट दैट गुड, दिस इज नॉट दैट गुड, तो चलो ठीक ठाक है, दिस इज वेरी गुड, दिस इज नॉट लीनियर, राइट, वी कैन सी. वो हम देखेंगे बाद में. आपको क्या बताना था मुझको, देखो ये, देखो किस तरह से इसको होमोसेसिटी बोलेंगे. देखो अगर पैरेलल लाइन बनाओ दो रेड के, एक बैंड में आ जाएगा वो, तो दिस इज होमोस्केटिसिटी. इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए. इसका मतलब होता है कि बहुत सारे आउटलायर्स वगैरह है, आउटलायर मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब बेस्ट फिट लाइन से बहुत दूर है वो, तो ऐसे वैल्यूज नहीं चाहिए हमको, ठीक है. ओके, हाइपोथेसिस इन लीनियर रिग्रेशन हम नहीं पढ़ने वाले, दैट इज नॉट इन आवर स्कोप, ठीक है. ओके, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. हमने वहां पे देखा था
सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जैसे कि सैलरी का एग्जांपल था कि जैसे जैसे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी बढ़ेगी, एक ही था हमारे पास। यानी यानी सिर्फ इतना ही था, उसमें सिंपल में सिर्फ इतना ही था। लेकिन अगर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि इतना और भी एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब जैसे हाउस प्राइस, हाउस प्राइस में क्या है, एक x1 क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एक x1 लोकेशन हो जाएगा, एक x1 वो घर मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है, या किसी अच्छे डीमार्ट से या अच्छे मॉल कॉम्प्लेक्स से, इधर देखा जाता है ये सब चीज भी। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, कितने बेडरूम्स है, फर्निश्ड है अनफर्निश्ड है, ठीक है, बिल्डिंग में लिफ्ट है नहीं है, वो भी एक हो सकता है, और कितने अम्यूनिटीज है बिल्डिंग में, बहुत सारे अम्यूनिटीज होती है, जिम है क्या फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बहुत सारे इंडिपेंडेंट, मतलब x1 x2 x3 ये सारे पैरामीटर्स है, सारे फीचर्स है, सारे वेरिएबल्स है, कॉलम्स बोल सकते हैं उसको। अगर एक है तो सिंपल है, अगर एक से ज्यादा है तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन उसको बोलते हैं, दैट्स ऑल। इतना ही है कंसेप्ट, ठीक है, एक लाइन में आंसर बताया आपको मैंने, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं ऐसा बता रहा हूं आपको कि बहुत ही मतलब ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है हमको, व्हाट आई मीन टू से समझ में आना चाहिए हर किसी को, नहीं तो समझ में नहीं आता बंदों को, फिर वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, अभी देखो इसमें ओवरफिटिंग का जो कंसेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंटरव्यू में अगर वो एमएल को हाथ लगाते हैं बाय चांस, वो पूछेंगे ही, दो क्वेश्चन आते हैं, ओवरफिटिंग क्या होता है और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, वो अगला क्वेश्चन साथ में आता है, फ्री आता है उसके साथ, ठीक है। ठीक, तो ओवर फिटिंग है और उसके बाद हाउ टू प्रिवेंट इट मैं बताऊंगा, अंडर फिटिंग भी एक कंसेप्ट है वो भी बताऊंगा आपको, मल्टी कॉलोनिटी भी एक कंसेप्ट है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फीचर सिलेक्शन भी एक कंसेप्ट है। सबसे पहले सबसे आसान वाला देखते हैं, फिर धीरे धीरे हार्ड वाला देखेंगे। सबसे आसान वाला दिखा तो बताओ पहले, फीचर सिलेक्शन क्या होता है। फीचर मतलब क्या, पहली बात तो फीचर का मतलब होता है कॉलम्स। जैसे कि अब कॉलम्स क्या होते हैं, तो जैसे मैंने आपका हाउस प्राइस का एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल इसलिए पकड़ लिया है ताकि बार बार नया एग्जांपल लेके कंफ्यूज करने से अच्छा एक एग्जांपल को स्टिक रह के उसके ऊपर एग्जांपल बता दो, ठीक है, तो उसके ऊपर ही कंसेप्ट बता दो। जैसे कि फीचर है बहुत सारे, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि लोकेशन हो गया, एक फीचर हो गया, दूसरा फीचर हो गया एरिया फीचर हो गया, तीसरा फीचर हो गया फर्निश्ड है अनफर्निश्ड, चौथा फीचर हो गया कितने बेडरूम्स है, ऐसे उसमें कोई मतलब और एक आधा फीचर रहेगा जो कुछ तो भी काम का नहीं है हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कॉस्ट पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ अलग से है, पता नहीं, मतलब हो सकता है कोई ऐसा हो जिसका कोई रिलेशन नहीं, डायरेक्ट रिलेशन हमारे कॉस्ट से, उस घर के रेट से उसका कोई खास रिलेशन नहीं है, वैसे फीचर को हम हटा देते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको बोलते हैं इस चीज को फीचर सेलेक्ट करना, मतलब ठीक है, ताकि हम अच्छा मॉडल बना सके, एक्यूरेसी अच्छी रख सके, अच्छा प्रिडिक्शन करे वो मॉडल, अननेसेसरीली कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी से ना परेशान हो। कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी मतलब जरूरत से ज्यादा फीचर्स, जरूरत से ज्यादा कॉलम्स, इतने फीचर्स इतने कॉलम्स के मतलब मॉडल कंफ्यूज हो जाए। इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं, जैसे कि आपको मैंने बोला कि चलो फिर से घर का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हम उसको ही लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको किसी ने बोला कि ही आप ब्रोकर हो, यू आर अ ब्रोकर, आपको बोला मुझको घर खरीदना है, उसमें वो 3 BHK होना चाहिए, उसमें एक टेरेस होना चाहिए, मिनी टेरेस होना चाहिए, उसमें बालकनीज होनी चाहिए, उसमें सारे अम्यूनिटीज होनी चाहिए, जैसे कि फर्निश होना चाहिए, कुछ छोटा मोटा गार्डन होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। आपको मैंने इतना, मेरा बजट इतना इतना है, मे बी टेक 1 CR, ठीक है, इतना बजट है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको, आप ब्रोकर हो, आपको ढूंढने बोला है, मैं आपका क्लाइंट हूँ, चलो फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मुझको ऐसा घर चाहिए, आप ढूंढ लोगे, लेकिन आपको मैं बहुत सारे चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसा चाहिए, इतना ही स्क्वायर फीट चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, फिर मैं आपको बोलूंगा कि मुझको पास में एक अच्छा सा मॉल चाहिए, मुझको पास में एक अच्छा हॉस्पिटल भी चाहिए, मुझको स्विमिंग पूल भी चाहिए, मतलब मैं बहुत ज्यादा ही आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आप इतना याद नहीं कर सकते, रख सकते मेरे इतने सारे रिक्वायरमेंट को, और कंफ्यूज हो जाओगे आप। सिमिलरली होता है मॉडल के साथ, आप मॉडल को बहुत ज्यादा फीचर्स, बहुत सारा पैरामीटर्स, बहुत ज्यादा नॉलेज दे दोगे, मॉडल उतना कैरी नहीं कर पाता है, वो
कंफ्यूज हो जाता है, वो कर्सर डायमेंशनलिटी इसको बोलते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है, इट इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन ओनली। ओके, तो दूसरा ये इशू है कि ज्यादा फीचर्स मतलब ज्यादा कंप्यूटेशनल टाइम लगेगा, ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लगेगा, मतलब जीपीयूज का रिक्वायरमेंट। एनवीडिया के बारे में आपको पता ही होगा, एआई चिप्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसे जो बहुत सारे, एनवीडिया ज्यादातर जीपीयूज में डील कर रहा है आजकल, आपके भी पीसी में होगा वो। तो गेमिंग के लिए यूज करते, एआई के लिए यूज करते हैं, ठीक, एलएलएम सारे उस पर ही काम कर रहे हैं। तो अगर कोई बड़ा मॉडल ट्रेन करो तो उसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सीपीयूज आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोसेस इट। तो मैंने बहुत आगे तक बता दिया, फीचर सिलेक्शन मतलब इतना ही होता है कि हम सेलेक्ट करते हैं फीचर्स अपने जरूरत के हिसाब से, ताकि वो अच्छा आउटपुट दे सके, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, मल्टी कोलैरिटी की बात करेंगे। मल्टी कोलैरिटी मतलब होता है एक फीचर का दूसरे फीचर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक है, उससे इशू होता है, क्योंकि सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट कॉलम, जैसे कॉस्ट, जितनी भी हमारे पैरामीटर्स थे, एक्चुअल में रियलिटी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन होता है, बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। तो जितने भी मेरे फीचर्स है, जितने भी मेरे पैरामीटर्स है, वो सारे कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करने चाहिए, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, हर फीचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे से उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं मल्टी कोलैरिटी, नहीं होना चाहिए, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जो कि हमारा फाइनल टारगेट कॉलम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें कॉस्ट ऑफ प्राइस हाउस था, ठीक है। फीचर सिलेक्शन बताया आपको, थोड़ा सा मल्टी कोलैरिटी बता दिया आपको जितना जरूरत था। अभी ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, और अंडर फिटिंग उसका थोड़ा अलग कंसेप्ट है, दोनों भी साथ में बता देता हूँ, ठीक है। मल्टी कोलैरिटी आपको थोड़ा और पढ़ना है, आप इसको पढ़ो अच्छे से, उसको देखने के तरीके हैं, मैं बताऊंगा आपको। एक वीआईएफ टेक्निक है, ओके, और एक पेयर वाइज कोरिलेशन है। देखो पेयर वाइज कोरिलेशन यहाँ पे शायद बनाया मैंने, एक मिनट, दोनों में से एक यूज करते हैं, ये हाँ, ये रहा, देखो इससे हम, देखो कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे हमारा सेल्स कितना हुआ, हमने एडवर्टाइजमेंट किया टीवी पे, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट किया, हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया, कुछ पैसे खर्च किए, और हमारा कुछ सेल्स हुआ, मतलब ये हमारा टारगेट कॉलम हो गया सेल्स, और जो पैसे खर्च हुए मार्केटिंग में इन तीनों प्लेटफॉर्म पे, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट कॉलम हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से कि एक फीचर का दूसरे फीचर से ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो वी कैन ड्रॉप वन, इस तरह का होता है, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से कि ये दो टेक्निक है मल्टी कोलैरिटी चेक करने की, वीआईएफ टेक्निक है, वो आपको इसमें तो नहीं है, लेकिन आपको कहीं देखने मिल सकता है, ठीक है। तो वीआईएफ जो है, इसका एक कट ऑफ होता है इंडस्ट्री, दिस वैल्यू शुड बी अराउंड वन, इतना याद रखो, दिस वैल्यू शुड बी अराउंड वन। इसका इंडस्ट्रियल कट ऑफ अगर पूछा किसी ने, बोलना 5 है। इंडस्ट्रियल कट ऑफ इज 5 ऑफ वीआईएफ, ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने मेरे को एक बार पूछा था क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल कट ऑफ है 5 इसका, और इस दिस वैल्यू शुड बी अराउंड वन। इससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, अगर किसी भी फीचर का मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कैसे, एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, मैं उसका उतना पार्ट बता दूंगा आपको, ठीक है, हाउ इट लुक्स, ठीक है। सो अगर वीआईएफ का हर कॉलम का वैल्यू आता है, वीआईएफ का हर कॉलम का, जैसे कि टीवी का आएगा, रेडियो का आएगा, न्यूज़पेपर का आएगा, अगर वो 5 से ज्यादा है, हम दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, बट बाय डिफॉल्ट 5 होता है। इट शुड बी अराउंड वन। इफ इट इज 2 3 4 से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, हमारे थ्रेशोल्ड जो हमने खुद ने चूज किया है उससे ज्यादा है, उसको हम उस कॉलम को हटा देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि हम फीचर सिलेक्शन कर पाए, इस फीचर को नहीं लेना है, इसका वीआईएफ ज्यादा है, ओके। पेयर वाइज कोरिलेशन आपको बताया मैं, और प्रोजेक्ट ये कोड जब देखेंगे तब बताऊंगा पेयर वाइज कोरिलेशन। ये यही बताता है कि दो फीचर एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड नहीं होने चाहिए, पेयर वाइज दो फीचर का पेयर लिया है, जैसे टीवी और रेडियो एग्जांपल, जो कि इंडिपेंडेंट है, उनका पेयर लिया, दे शुड बी, अगर वो ज्यादा कोरिलेटेड एक दूसरे से, दैट्स नॉट गुड, इसमें से एक पेयर हटा दो, एक कॉलम हटा दो, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। ऐसा होता है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे, मतलब एक दोनों चीजें एक ही चीज है, तो फिर फायदा नहीं होता है। एक जैसे कि दो रास्ते आपको पुणे जाने के लिए, आप दोनों रास्ते से जाने की जरूरत नहीं, आप एक रास्ते से जा सकते हो। सिमिलरली थिंग, अगर आपको जैसे सैलरी ऑफ अ पर्सन सेल वो बता रहा है, सॉरी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सैलरी बता रहा है, तो उससे फिर से कुछ और एक चीज है जो सेम ही बता रहा है, तो फिर आप एक चीज लेके चल सकते हो, आपको दोनों चीज लेके चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, मल्टी कोलैरिटी पढ़ लेना, इसको मैंने लिंक दे दिया है, स्टार्ट में दिया है मैंने, आराम से बैठ के पढ़ो, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, सो 4-5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए मेरे को लगता है, ठीक है। तो वीआईएफ है, इसका फॉर्मूला है, आप देख लो, इसका फॉर्मूला पूछेगा नहीं, बट छोटा फॉर्मूला याद करना चाहिए मेरे ख्याल से, 1/1 - r², ठीक है।
तो आप थोड़ा सा देखो, मैंने जो बोला यहाँ पे लिखा है, मेरे को देखा नहीं था, मैंने अभी देखा, ये ऐसा होता है, डिपेंड, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लीज रीड दिस, ओके। ठीक है, मैं आपको अभी अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग बताता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कसम है, साथ में बायस वेरिएंस बाद में बताता हूँ। पहले आप ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग बता के फिर बायस पे आते हैं, बायस और वेरिएंस के ऊपर। इजी कंसेप्ट, हार्ड कंसेप्ट है, बट मैं आपको इजी करके बता रहा हूँ। इट्स वेरी हार्ड कंसेप्ट, नहीं आता समझ में, आप कितने भी, बहुत मेहनत लगती है समझने के लिए। मैं आपको एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप 10th में हो या 9th में हो, इस तरह से बता रहा हूँ। देखो, इसमें मैंने आपको बोला ना, दो क्वेश्चन साथ में आते हैं। पहले तो ओवरफिटिंग है क्या और कैसे उसको प्रिवेंट करना है, देखो यहाँ पे लिखा, हाउ टू प्रिवेंट इट। ये हम देखने वाले बाद में, ठीक है, आगे आएगा ये पार्ट। अभी बस कैसे प्रिवेंट करते हैं वो बता रहा हूँ, इस पे अलग से हमारा स्टडी है इसके ऊपर। ओवर फिटिंग क्या है और अंडर फिटिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, ठीक है। ओवर फिटिंग का मतलब होता है, आपने मॉडल ट्रेन किया। देखो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, आपने मॉडल ट्रेन किया है। अभी ये तो विजुअलाइज कर रहे हैं हम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, वो सब कर रहे हैं, पेयर वाइज कोरिलेशन देख रहे हैं, चलो ठीक है, वो सब हम वो सब कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, कहीं कहाँ पे हमने ट्रेनिंग किया है, यहाँ पे ट्रेनिंग, आप समझाऊंगा कोड में बाद में। ट्रेन यहाँ पे किया, ट्रेनिंग किया, ओके। सो आपका ट्रेनिंग में बहुत अच्छा एक्यूरेसी आया हुआ है, ठीक है, आपका ट्रेनिंग में बहुत अच्छा एक्यूरेसी आया है इसमें, ठीक है, बहुत अच्छा आया है। जैसे देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी अच्छी आई थी वहां पे, देखो कितनी अच्छी आई है। तो ओवर फिटिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, यानी देखो कितना कम लॉस है, राइट। ये मैट्रिक्स है चेक करने का, लीनियर रिग्रेशन का, कि कितना अच्छे से ट्रेन हुआ है, काफी अच्छे से ट्रेन हुआ है। देखो व्हाट आई मीन टू से, कि ट्रेनिंग में फिलहाल के लिए आप एक्यूरेसी वर्ड लेके चलो, मैं आपको एक्यूरेसी फिलहाल लेके चलो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। देखो यहाँ पे उन्होंने वही वर्ड यूज किया है, हायर ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ठीक। मतलब ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया है डेटा के ऊपर, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ गई। दो पार्ट होते हैं, याद रखना एमएल में, विद लर्न लेटर, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। जो भी डेटा सेट आता है उसको हम डिवाइड करते हैं, 80% ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए, फिर प्रिडिक्शन करते हैं हम। तो इतना समझो कि ट्रेनिंग जब करते हैं तो ट्रेनिंग में एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया मॉडल। लेकिन जब उसको टेस्ट करते हैं ना हम, हो कि कैसा बना है, राइट, चेक करते हैं। 20% डेटा हम यूज नहीं करते, 80% डेटा है ना उसको यूज करके ट्रेनिंग कर लेते हैं, मतलब मॉडल को सिखा देते हैं पूरा डेटा दिखाकर। 20% डेटा मॉडल को नहीं बताते, हम छुपा के रखते हैं उसको, बाद में 20% डेटा हम चेक करते हैं कि चलो ठीक है, टेस्टिंग एक्यूरेसी देखते हैं। हम जब, मतलब वो मॉडल ने उस डेटा को नहीं देखा होता है, क्योंकि हमने पहले ही 20% डेटा अलग कर लिया होता है, स्प्लिट कर, उसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो 20% जो डेटा है, जो आपने बाद में मॉडल को टेस्टिंग के लिए यूज किया, उस पर एक्यूरेसी बहुत कम आती है। मतलब मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग गुड ऑन अनसीन डेटा, इसका मतलब ये होता है। मतलब मॉडल का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुआ है, मतलब आपकी, मतलब किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए, ठीक है, क्योंकि उसको, उसने रट्टा मारा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, उसको थोड़ा सा भी मैंने अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, उसको नहीं बताते आया। मॉडल इज लर्निंग ऑन नॉइज ऑल्सो, इसका मतलब ये होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, द मॉडल फिट्स द डेटा सो वेल इंटरप्रेट नॉइज एज, जो जो एरर है उस पर भी मॉडल ट्रेन हो गया है, उसको लग रहा है ये सही चीज है। एज द मॉडल फिट्स द डेटा सो वेल दैट इंटरप्रेट्स नॉइज एज पैटर्न इन द डेटा, उसको भी पैटर्न समझ लेता है वो, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, कि मॉडल ट्रेनिंग में, अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको इतना ही बोलना है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मिलेगी और टेस्टिंग एक्यूरेसी बहुत कम मिलेगी। जब हम अनसीन डेटा देते हैं तो एक्यूरेसी नहीं मिलती। व्हेन अ मॉडल लर्न्स एवरी पैटर्न एंड नॉइज, देखो नॉइज मतलब एरर होता है, इन द डेटा टू सच एन एक्सटेंट, इतना सिर्फ उसी डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी दूसरे अनसीन डेटा पे बहुत घटिया परफॉर्म कर रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल ऑन द अनसीन फ्यूचर डेटा इज रिफर्ड टू एज ओवरफिटिंग। देखो ठीक है, द मॉडल फिट्स द डेटा, वो तो बताया हमने। व्हेन द मॉडल इज लो बायस एंड बायस वेरिएंस, बाद में बताने वाला हूँ। व्हाट आई मीन टू से, ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और टेस्टिंग एक्यूरेसी वेरी लो, टेस्टिंग एक्यूरेसी, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग में क्या होता है, दोनों भी कम है, मॉडल अच्छे से ट्रेन भी नहीं हुआ है, और अब ट्रेन ही अच्छा नहीं हो तो टेस्टिंग तो ऑफकोर्स खराब ही आने वाला है, दोनों भी खराब है। देखो अंडर फिटिंग इज नॉट ऑफन डिस्कस एज ओपन एज ओवर फिटिंग, इतना ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, ओवर फिटिंग ज्यादा डिस्कस होता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, जनरलाइज करना मतलब अनसीन डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म होना चाहिए। जनरलाइज मतलब अनसीन डेटा पे भी अच्छे से परफॉर्म, अच्छा एक्यूरेसी आना चाहिए। मतलब मॉडल को जो डेटा, व्हेन द मॉडल फेल्स टू लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट एंड इज आल्सो नॉट एबल टू जनरलाइज
द टेस्ट डेटा, इट इज रिफर टू एज अंडर फिटिंग। एक और जगह बताता हूँ, इट इज अनेबल टू फाइंड द हिडन अंडरलाइंग पैटर्न इन द डेटा। वो पैटर्न समझ नहीं पाया है, ट्रेन हो नहीं पाया है, समझा नहीं मॉडल, कुछ भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, मॉडल को। मतलब ट्रेनिंग एक्यूरेसी 0.5, 0.6, 0.4 इस तरह की आएगी। दिस यूजुअली लीड्स टू लो ट्रेनिंग एक्यूरेसी, एंड अब ट्रेनिंग ही खराब हुआ है तो टेस्टिंग तो ऑफ कोर्स खराब ही होने वाला है। एंड वेरी लो टेस्ट एक्यूरेसी, मतलब इस केस में दोनों भी खराब ही है। उस केस में ओवरफिटिंग में क्या था, एटलीस्ट ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज्यादा थी, टेस्टिंग खराब थी, टेस्टिंग एक्यूरेसी खराब मतलब 0.4, 0.5, 0.6 इस टाइप में। और यहाँ पे अंडर फिटिंग में तो दोनों भी कम है, दोनों भी कम है, मॉडल सीख ही नहीं पाया यहाँ पे, तो वो नॉइस पे भी ट्रेन नहीं हो पाया, डेटा सेट भी ट्रेन नहीं हो पाया, उसके नॉइस को भी समझ नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ है, मॉडल बहुत, मॉडल ही घटिया बना है, ठीक है। तो इस केस में अंडर फिटिंग बोलते हैं। हाउ टू प्रिवेंट इट, बट इसकी कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि इफ ट्रेनिंग डेटा इज टू स्मॉल टू ट्रेन, एड मोर रिलेवेंट एंड क्लीन डेटा। क्लीन डेटा मतलब मिसिंग वैल्यूज नहीं होना चाहिए डेटा में, ठीक है, प्रॉपर डेटा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा, आउटलायर्स नहीं होने चाहिए बिना मतलब के, जो मतलब आउट ऑफ रेंज वैल्यूज। इसमें क्या है, इफ द ट्रेनिंग डेटा इज टू स्मॉल, बहुत कम डेटा है तो मॉडल इतना मतलब कम डेटा पे क्या होगा, बहुत अच्छा ट्रेन हो जाएगा, लेकिन अनसीन जनरलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बहुत कम चीजों से सीखा है, उसको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, ज्यादा डेटा की जरूरत है, साफ डेटा की जरूरत है। इफ द ट्रेनिंग डेटा इज टू लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है, डू सम फीचर सिलेक्शन, मतलब फीचर्स कम करो, जैसे मैंने आपको बताया, एंड रिमूव अननेसेसरी फीचर्स, रिमूव अननेसेसरी फीचर्स, ओके, जो वही उसी को फीचर फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। दोनों भी केस में ये प्रॉब्लम हो सकता है ओवर फिटिंग का। एक तो डेटा सिटी बहुत कम है, मॉडल सीख नहीं पाया, बस उतने ही डेटा को उसको लग रहा है कि इतना पढ़ लिया है इसने, मतलब मॉडल ने समझ लिया है, वो अच्छे से सीख गया है, लेकिन जब उसको अनसीन कुछ देते हैं, कुछ जनरलाइज चीज देते हैं, वो नहीं बता पाता है, क्योंकि उसने इतना सीखा ही नहीं है। इफ ट्रेनिंग डेटा बहुत ज्यादा डेटा है तो फिर से इशू होता है, तो ऐसे केस में हमको फीचर सिलेक्शन करके अननेसेसरी फीचर्स को हटा देना होता है। एक और दो और टेक्निक होते हैं, वो हम बाद में पढ़ने वाले, क्रॉस वैलिडेशन होता है एक, और एक रेगुलराइजेशन होता है, ये दोनों भी यूज किया जाता है ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। अंडर फिटिंग को करने के लिए क्या जरूरत है, मॉडल ठीक से बनाना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ही बेकार सा मॉडल है, बहुत ही सिंपल मॉडल है, मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओ, अच्छे से बनाओ मॉडल को। दूसरा, डेटा बढ़ाओ, व्हाट आई मीन टू से, नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ाओ, डेटा बढ़ाओ, क्योंकि मॉडल सीख ही नहीं पाया कुछ, उसको सिखाने की जरूरत है, मॉडल कॉम्प्लेक्स करो, डेटा बढ़ाओ, फीचर्स बढ़ाओ, ठीक है। और नॉइज हटाओ डेटा में से, ठीक है, राइट, डेटा में से नॉइज कम करो, क्लीन डेटा यूज करो। ठीक? अभी मैं आपको बायस और वेरिएंस बताता हूँ, ठीक है, व्हाट इज बायस एंड वेरिएंस, ठीक है। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग देखा हमने, थोड़ा सा बायस देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें लिखा बहुत कुछ है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से फिल्टर करके पढ़ रहे हैं। बायस इज अ मेजर टू, देखो, बायस एरर होता है, बायस क्या होता है, एरर होता है, आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, बायस होता है एरर, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, एरर शुड बी लेस। बायस इज अ मेजर टू डिटरमाइन हाउ एक्यूरेट मॉडल प्रेडिक्शंस आर लाइकली टू बी ऑन फ्यूचर अनसीन डेटा। मतलब बायस ये चीज बताता है हमको कि हमारा जो अनसीन डेटा यूज करेंगे हम, तो हमारा मॉडल कितने अच्छे से, कितने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएगा। बायस शुड बी लेस, ओके, एरर है ना ये, तो कम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स अज्यूमिंग देयर इज इनफ ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल कैन मेक एक्यूरेट प्रेडिक्ट मॉडल प्रेडिक्शंस। काफी ज्यादा अच्छा डेटा यूज करोगे, कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाओगे, जैसे न्यूरल नेटवर्क एग्जांपल, इनफ ट्रेनिंग डेटा लोगे तो मॉडल अच्छा प्रेडिक्ट करता है अनसीन डेटा पे भी। वेयर इज मॉडल डेटा टू नेव, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, डम मॉडल है, ठीक है, आर वेरी लाइकली टू परफॉर्म बैडली कंसर्निंग, मॉडल ही अच्छा बना नहीं है, वो सीख नहीं पा रहा है पैटर्न से डेटा के, उस केस में तो सिंपली बायस इज एरर्स मेड बाय ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, मींस एरर होता है, ठीक है, एरर शुड बी लेस, बायस शुड बी लेस, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी वेरिएंस जो है आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। वेरिएंस जो होता है, ये भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए वेरिएंस। अब आप, इसका मतलब क्या होता है, वेरी करना, वेरिएंस मतलब वेरी करना, मतलब आपने मॉडल को ट्रेन किया, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ आउटपुट को, आप कुछ मॉडल से आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द मॉडल कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हम अनसीन डेटा, ट्रेनिंग डेटा पे वो बता रहा है ठीक ठाक, ठीक है, लेकिन जब हम अनसीन डेटा यूज कर रहे हैं,
तो वो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट से काफी अलग रिजल्ट दे रहा है, मींस इट इज वेरिंग फ्रॉम द आउटपुट. So this is what variance means. So variance is the sensitivity of the model from the training data. Sensitivity, कितना ज़्यादा sensitive है model. That is, it quantifies how much model will react when the input data is changed. जब हम अलग डेटा यूज करेंगे, जब हम अनसीन डेटा यूज करेंगे, तो मॉडल कितना अलग तरह से परफॉर्म करता है. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉडल वैसा ही बिहेव करे जैसे वो पहले डेटा के ऊपर बिहेव कर रहा था. लेकिन अगर हम देख रहे हैं बहुत सेंसिटिव मॉडल है, हम डेटा चेंज कर रहे हैं तो इसका आउटपुट ही बदल जा रहा है, इसका बिहेवियर ही बदल जा रहा है. दैट इज वेरियंस. आइडियली द मॉडल शुडंट चेंज टू मच फ्रॉम वन ट्रेनिंग डेटा सेट टू नेक्स्ट ट्रेनिंग डेटा, which means that the algorithm is good at picking up the hidden underlying patterns. ठीक है, वो सब ठीक है, अच्छा मॉडल है, हिडन पैटर्न समझ रहा है, वो सब ठीक है. ठीक है, मतलब जितना ज्यादा मॉडल अच्छे से सीख जाएगा उतना कम वो वेरी करेगा. ठीक है, सो आइडियली मॉडल शुड हैव लोअर वेरिएंस. लोअर वेरिएंस होना चाहिए, विच मीन्स द मॉडल डजंट चेंज ड्रास्टिकली. थोड़ा बहुत तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट नॉट मच. मॉडल डजंट चेंज ड्रास्टिकली आफ्टर चेंजिंग द ट्रेनिंग डेटा. इट इज जनरलाइजेबल. जनरलाइजेबल मतलब आप किसी भी तरह का डेटा यूज करो, इट शुड बी इन द सम ब्रैकेट, इट शुड बी इन सम रेंज. ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. एक ग्राफ से बहुत अच्छे से बताया है. ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस दोनों. लेकिन इश्यू ये है, जैसे जैसे हम मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, हम मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अच्छा मॉडल बना रहे हैं, तो एरर क्या हो जाएगा, कम होगा. राइट, राइट. लेकिन एक इश्यू है कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने से कि उसका जो वेरिएंस है बढ़ जाता है. ये इश्यू है. मतलब आप मॉडल कॉम्प्लेक्स बनाते हो, मैंने आपको बोला हर चीज का ऑप्टिमल वैल्यू होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कंसेप्ट का भी है, पढ़ाई का भी है. अब बहुत ज्यादा भी पढ़ाई करो तो दैट्स नॉट गुड, आप बहुत भी कम पढ़ो तो भी ठीक नहीं. आपको एक ऐसे इतना ही एक प्रॉपर इसमें पढ़ना होता है. मतलब हर चीज का एक ऑप्टिमल वैल्यू होता है. हमने ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था. जैसे मॉडल हमने बहुत अच्छे से बना रहे हैं, एरर कम हो रहा है, ओके, बायस कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद इतना मॉडल कॉम्प्लेक्स बना के बायस इतना भी ज्यादा कम नहीं हो रहा है, वो फ्लैट हो गया है. उसके बाद यहाँ से देखो, शुरू में काफी बायस कम हुआ, एरर कम हुआ, मतलब दैट मीन्स एरर. राइट, बायस कम हो रहा है मतलब एरर कम हो रहा है. लेकिन इश्यू ये है कि ये ऑप्टिमल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी लिखा है, ऑप्टिमम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी. इससे कम भी नहीं होना चाहिए मॉडल कॉम्प्लेक्स, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? because this is the intersection of the variance and bias, because as the model's complexity will increase, variance will automatically increase. ये होता है. ठीक है, तो इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन को बोलते हैं ऑप्टिमम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी. इस यहाँ पे ही इतना मॉडल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए ताकि मुझको मिनिमम एरर मिले. ओके, दिस इज व्हाट इट मींस. ठीक है, ओके. सो देखो यहाँ पे लिखा, इन द पर्सूट ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अ सुपरवाइज्ड मशीन एल्गोरिथम सीक्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लो बायस एंड लो वेरिएंस फॉर इंक्रीजिंग रोबस्टनेस. पढ़ो आप, मैंने जो बताया है वही सब मैंने मतलब पढ़ा हुआ है सब एक्चुअली पहले भी, और काम भी किया हुआ इन चीजों पे. तो आपको मैं सीधा टू द पॉइंट कंसेप्ट बता दिया है आपको. यू शुड रीड दिस एंटायर ब्लॉग. किसने लिखा है? किसी एक्सपर्ट ने लिखा है इसको, क्योंकि एनालिटिक्स विद्या किसी होशियार बंदे के थ्रू ही लिखा जाता है. ठीक है, उन्होंने नाम भी लिखते हैं वो लोग नीचे, वो जो भी लिखते हैं ना ब्लॉग्स. हाँ देखो, कविता ने लिखा है इसको, अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट टर्न डेटा साइंटिस्ट. ओके, सो काफी होशियार लोग लिखते हैं. ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स है, गिग्स फॉर गिग्स भी अच्छा है, एनालिटिक्स विद्या, मीडियम है, थोड़ा सा बहुत सारी चीजें करने के लिए. ठीक है, ठीक है. आपको मैंने कंसेप्ट बताया है, इसको पढ़ो अच्छे से. कुछ समझ में ना आए, चैट जीपीटी की हेल्प लो, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. ठीक है, मैं आपको एरर जो है एमएससी एमएई वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ. लीनियर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों का केसर थेरी नोट्स ड्राइव में. हाँ हाँ सूरज, ये देखो कैसा है, मैंने यहाँ पे लिंक दिया है. देखो ये जो नोटबुक है ये ड्राइव में अवेलेबल है, ये वाली नोटबुक लीनियर रिग्रेशन नाम की ड्राइव में अवेलेबल है. इस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, when you click on this link and again on this link you will land up here. आप यहाँ पे लैंड करोगे. सो मैंने क्या किया है, इन चीजों को आप पीडीएफ बनाने से अच्छा मैंने जो भी नोटबुक बनाया है मेरा, उसमें मैंने लिंक दे दिया है. जैसे मैंने जो डेटा सेट यूज किया उसका भी मैंने बता दिया आपको, वो वहाँ पे है. देखो बता, तो ये आप उसको डेटा सेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. हमने इसका ही एग्जांपल लिया है. अ, शायद इसका डेटा सेट मैंने डाल दिया ड्राइव में. हाँ, आप नहीं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डेटा सेट. देखो, यू कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम हेयर.
यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा सेट मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे, CSV फॉर्म में रहेगा, डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। सूरज, व्हाट आई मीन टू से, आपको मैंने उस नोट्स का लिंक देके रखा है, आगे भी जहां जब मशीन लर्निंग है, मैं जहां जहां व्लॉग्स यूज किए मैंने लिंक डाल दिया है नोटबुक्स में, ठीक है। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, नो इश्यूज, ओके। सो ठीक है, हम थोड़ा सा आगे देखते, थोड़ा सा एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रुको 1 मिनट, पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा ही देखेंगे, ठीक है। देखो, वो डेटा सेट आपने डाउनलोड किया, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे लोड करना पड़ेगा मुझको डेटा सेट को, ठीक है। देखो, मैंने वो एडवर्टाइजमेंट का डेटा सेट है जो मैंने लोड किया, कंटेंट एडवर्टाइजिंग डॉट CSV, राइट। ये डेटा सेट मैंने लोड किया है, ठीक है। यहाँ से आपको पता है मैं कैसे लोड करता हूँ डेटा सेट, राइट, यू नो अबाउट इट। एक मिनट, कनेक्ट हो रहा है, इट इज गेटिंग कनेक्टेड, अभी मुझको ऑप्शन आया है, ठीक है। कहाँ गया वो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये रहा, इसमें मशीन लर्निंग में ये एडवर्टाइजमेंट का डेटा सेट, ये रहा, हाँ देखो, एडवर्टाइजमेंट मैंने दिया है, ओके। डेटा सेट आपके ड्राइव में दे चुका हूँ मैं, ओके, सॉरी, हाँ ड्राइव में मैंने इसको लोड कर लिया, डेटा सेट को, CSV डेटा सेट है, लोड हो गया है। इसका कंटेंट देखो, CSV लिख के आ रहा है इधर, देखो CSV, आप इसको लोड करो, ठीक है। और आपको यहाँ से पाथ मिलेगा, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, देखो मैं आपको पेस्ट करके एक बार बता देता हूँ, कंट्रोल V, ओके, समझ गया आपको, ठीक, ओके। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, कल देखेंगे पूरा एप्लीकेशन एक साथ, वन गो में देखेंगे, ओके, ताकि हमारा फिर लीनियर रिग्रेशन थ्योरी प्लस कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ओके। हम कल देखते हैं इसको, ठीक है, कंप्लीट लीनियर रिग्रेशन के जो एरर वगैरह है। हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या, ठीक है। तो उसके बाद मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन लूंगा, उसके बाद मैट्रिक्स लेने वाला हूँ मैं, दोनों के साथ में, क्लासिफिकेशन केस के जो मैट्रिक्स है, जैसे MAE है, MSE है, वो साथ में लेंगे, और साथ में इसके मैट्रिक्स लेंगे क्लासिफिकेशन केस के, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर एग्जांपल है, जैसे F1 स्कोर, प्रेसिजन रिकॉल, ROC क्या है, वो एक साथ देख लेंगे। मीन्स दोनों का साथ में लेने पे समझ में आता है, हाँ रिग्रेशन का है, क्लासिफिकेशन का, उसका अलग से नोटबुक मैंने बनाया है, ठीक है। ओके, सो कल इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ओके। मशीन लर्निंग किया तो डेटा, नहीं, डेटा इंजीनियरिंग वाले बंदे मत करो, अच्छा, मशीन लर्निंग किया तो डेटा, ये दोनों में से एक करो। देखो, मशीन लर्निंग से आपको जॉब तो नहीं मिलेगी ऋषिकेश, आपको मशीन लर्निंग एक छोटा सा पार्ट है, जॉब आपको लगेगी AI सीखने से, आपको जनरेटिव AI और आपको व्हाट आई मीन टू से एजेंटिक AI सीखना पड़ेगा, रैग वगैरह सीखना पड़ेगा, उससे जॉब लगेगी आपको, मशीन लर्निंग से जॉब नहीं लगेगी। अगर आपने डेटा इंजीनियरिंग किया है तो आप मशीन लर्निंग मत करो, कि हाँ हाँ, वो मैं मशीन लर्निंग के बाद हम लोग देखने वाले हो। डेटा एनालिटिक्स में डेटा क्लीनिंग, मुझे नहीं पता इतना, वो डिपेंड करता है वो कंपनी के ऊपर, तो आप क्लीन डेटा देते हैं कि नहीं, जनरली नहीं, नहीं ज्यादा नहीं करना पड़ता है सागर, डेटा एनालिटिक्स में ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आप क्लीनिंग, आपको थोड़ा बहुत क्लीनिंग होता है, ज्यादा क्लीनिंग नहीं होता। वो डेटा इंजीनियरिंग वाले बंदे ये काम करते हैं, डेटा को क्लीन करने का काम, बहुत ही डर्टी डेटा मिलता है। डेटा इंजीनियरिंग, तीनों में से एक ही चीज करना चाहिए, एक तो मशीन लर्निंग, आई मीन डेटा साइंस करो, या फिर डेटा इंजीनियरिंग कर लो, या फिर डेटा एनालिटिक्स कर लो, तीनों में से एक ही करो, तीनों मत करो। डेटा क्लीनिंग का काम पायस पार्क वगैरह करके करते हैं, ओके। वो ट्रांसफॉर्म ETL प्रोसेस होता है ना, ट्रांसफॉर्म का प्रोसेस होता है, उसमें देखो, इसमें क्या होता है, ETL प्रोसेस होता है डेटा इंजीनियरिंग में, ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड होता है। एक्सट्रैक्ट मतलब आप रॉ डेटा आपको मिलता है पाइपलाइन से, आप उसको S3 में स्टोर कर लेते हो AWS की, वहां से या एयर फ्लो वगैरह यूज करके आप कर लेते हो। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म करना होता है डेटा को, वहां पे क्लीनिंग होता है, मिसिंग वैल्यूज वगैरह डील करना, क्लीनिंग वहां पे होता है ट्रांसफॉर्म वाले प्रोसेस में। फिर हम उसको लोड कर देते हैं स्नोफ्लेक में, जहां से डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे, डेटा एनालिटिक्स जिसको बोलते हो, डेटा साइंस, उस डेटा को यूज करते हैं। थोड़ा बहुत ही होता है, ज्यादा नहीं होता गंदा। मेन जो काम मेजरली जो होता है डेटा क्लीनिंग का, वो डेटा इंजीनियर्स करते हैं, ओके। थोड़ा बहुत ही डेटा ये साइंटिस्ट या फिर डेटा डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे करते हो।
दोनों में सब चीजें मत करो, एक ही चीज करो, अच्छे से करो। ओके बाय। ओके सागर, सो डेटा एनालिटिक्स में एमएल और जेनेटिव आई का कुछ नहीं, नहीं नहीं, डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे बिल्कुल मत करना, ये डेटा एमएल और जेनेटिव आपका आपका नहीं है वो एरिया। डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे पाइथन करेंगे, सीक्वल करेंगे, डैक्स का देखेंगे, थोड़ा पावर बीआई करेंगे, ठीक है, इतना ही करेंगे वो, बाकी कुछ नहीं करेंगे वो, ठीक। मशीन लर्निंग जेनेटिव है डेटा साइंस वाले बंदों का काम है।